हम एक बार फिर से बता देते हैं, शुरू करते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, इसको लग्न भाव कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व, हमारे शरीर से संबंधित है। ये सेकेंड हाउस है, इसको कहते हैं धन भाव, कुटुंब का भाव और वाणी का भाव। ये थर्ड हाउस है, ये जो है ये हमारे छोटे भाई बहनों, हमारी यात्राओं, हमारे पराक्रम, हमारे साहस, इसको सिग्निफाई करता है। ये चौथा हाउस है, ये फोर्थ हाउस इसको बोलते हैं। और ये हमारी कुंडली में हमारे कुटुंब का सुख, माता का सुख, कुटुंब का नहीं, कुटुंब को इससे देखते हैं, भूमि भवन वाहन, माता का सुख, जन्म स्थान का सुख, वो इस भाव से, इसको सुख भाव कहा जाता है। ये फिफ्थ हाउस है, ये कुंडली का महत्वपूर्ण त्रिकोण है, लग्न के बाद ये दूसरा त्रिकोण है। इससे हम संतान का, विद्या का, हमारे पूर्वार्जित कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं, प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसका विचार, और जीवन में जो शुभ घटनाएं होती हैं उस भाव से विचार की जाती है। ये सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस इसको कहते हैं रोग ऋण शत्रु से का भाव। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कंपटीशन का भाव है, ये छोटी मोटी बीमारियों का भाव है। ये हमारे डेब्ट्स, आज के युग में, मटेरियलिस्टिक युग में हमारे जो ऋण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर हम EMI पे करते हैं, वो इस भाव से देखी जाती है। कंपटीशन के लिए ये भाव है। ये सेवेंथ हाउस है, ये हमारी पत्नी, हमारी या पति, हमारे जीवन साथी का, हमारे विवाह का, हमारे रोज की आमदनी का, साझेदारी का, इनसे संबंधित सेवेंथ हाउस है। इसको कलर प्रभाव कहते हैं, विवाह का भाव ये होता है। ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव ये हमारे ऑकल्ट नॉलेज का, हमारे आयु से के विचार के लिए, हमारे कुंडली में हम कितनी उच्च स्तर पर शोध कर सकते हैं, कितना गहन हम सोचते हैं, इनसे संबंधित है। ये कष्टकारी भाव माना जाता है, कुंडली का सबसे कष्टकारी भाव है। ये नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस जो है वो भाग्य भाव इसको कहते हैं। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का, हमारे पिता का, हमारे आगे के जीवन का, जैसे ये पूर्वार्जित जीवन का भाव है तो ये अगले जीवन का भाव है, आगे जो हम करेंगे उसका भाव है। और हमारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा इससे देखी जाती है। ये भाग्य भाव है, बहुत महत्वपूर्ण। तीन त्रिकोणों में सबसे महत्वपूर्ण भाव ये है, इससे बली ये होता है, इससे बली ये होता है। ये 10वां हाउस, 10वां हाउस इसको राज्य भाव कहते हैं, कर्म से संबंधित है। हालांकि ये अतुल जी मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं, आपने वीडियो नहीं देखा है पहले, ये रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। तो ये राज्य भाव है, ये कर्म का भाव है। ये हमारे कर्मेश, इसका स्वामी कर्मेश कहा जाता है। ये सरकार से हमको क्या मिलेगा, हम जीवन में कैसा कर्म करेंगे, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी, हमें लोग किस नजर से देखेंगे, इनसे संबंधित ये भाव है। ये भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कुंडली का। ये त्रिकोणों में चौथा त्रिकोण है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी हमें देखना चाहिए। जब भी हम व्यवसाय, रोजगार से संबंधित बात करते हैं तो हम इसी भाव को देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो चल रहा है, ठीक है, फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आवाज भी ठीक आ रही है, अच्छी बात है। ये देखना जरूरी था। तो 10वां भाव हो गया। ये 11वां भाव है, ये हमारे, इसको लाभ भाव कहते हैं, आय भाव कहते हैं। ये हमारे लाभ से, हमारे आय से हम कितना, हमारी इच्छा पूर्ति जो होती है, इच्छाएं जो होती है, इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। ये हमारे कुंडली का काम त्रिकोण का भाव है। और ये इसी से हम पता चलता है कि हम जीवन में कैसी लाभ प्राप्त करेंगे, कैसी आय प्राप्त करेंगे। ये भाव मजबूत होता है तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती है जिंदगी में। 12वां भाव है, इसको मोक्ष भाव कहते हैं। ये कुंडली पे पहले इसके बारे में जानिए। ये मोक्ष भाव है। ये अस्पताल के खर्च, हमारे धार्मिक यात्राओं पे हम क्या खर्च करेंगे, विदेश से संबंधित ये भाव है। विदेश, घर से दूर,
और ये आयु के 6 है, ये हमारी हमारी हम हैं, और ये 12वां भाव हमारे 6 का भाव है। ये बताता है कि हम हमारी अगली हमारा ये जीवन का पड़ाव का ये अंतिम भाव है, ये मोक्षकारी भाव माना जाता है। ये घर से दूर रहने, विदेश यात्राओं का भाव है, और ये व्यय भाव, इसको मूल रूप से व्यय भाव कहते हैं। लग्न का व्यय है ये। व्यय भाव खर्चों से संबंधित है, अस्पताल के खर्च, अस्पताल, पागल खाने, इन सब चीजों से संबंधित है। एक चार्ट मैं आपको दे दूंगा भाव का, उसको आप देख लीजिएगा। तो अब इन भाव के बारे में एक दो चीज और जान लीजिए। ये 6, 8, 12 भाव जो है कुंडली के सबसे खराब भाव माने जाते हैं। ये हमारी कुंडली की बुरी शक्तियां जो है, हमारी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, वो इन्हीं तीनों भावों में संकलित होती है। ये 6, 8, 12 कुंडली के खराब भाव है, ज्योतिषी इनसे बहुत डराते हैं लोगों को। दूसरा 7वां और दूसरा, ये दोनों मारक भाव हैं। 7वां प्रथम मारक है, दूसरा सेकंड मारक है। प्रथम मार्केश, द्वितीय मार्केश इन भाव के स्वामी होते हैं। 3, 6, 11, इस चीज को आप जान लीजिए। 3, 6, 11 ये त्रिषड आय, त्रिषड आय बोलते हैं। त्रि मतलब तीसरा, षड मतलब छठा, आय मतलब लाभ। तो त्रिषडाय भाव जो है, इनमें क्रूर ग्रह हो तो बहुत अच्छी बात होती है। राहु हो, राहु सबसे क्रूर पापी ग्रह माना जाता है। दूसरे नंबर पर शनि माना जाता है। राहु शनि क्रम में जान लीजिए। तीसरे नंबर पर मंगल है, चौथे नंबर पर सूर्य है, 5वें नंबर पर केतु है। तो सबसे पापी भाव, पापी ग्रह वो है राहु। राहु यहाँ हो अच्छा है, शनि यहाँ हो अच्छा है, यहाँ इन तीनों 3, 6, 11 त्रिषडाय है। राहु अच्छा है, शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य लग्नेश न हो तो अच्छा है, केतु अच्छा है। ये इन 5 भाव में अच्छे ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह यहाँ खराब फल देते हैं। मैं अपनी कुंडली में बताऊं, मेरा गुरु जो है, जो मेरा मुख्य ग्रह है कुंडली का, जो मेरा पंचमेश है, वो यहाँ बैठा हुआ है। वो कुछ मामलों में अच्छा, हालांकि मैं बहुत सारी यात्राएं करता हूँ, यात्राओं का भाव है ये, लेकिन फिर भी मुझे गुरु की महादशा में बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो गई हैं। नहीं तो मैं अपने जीवन में जब तक गुरु की दशा नहीं आए थे, टिल 36 ईयर, कभी मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी। तो अलग अलग फल है उसके। तो ये आप भाव के बारे में समझ गए। उनके बारे में आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है, आप देख लेंगे। और एक चार्ट भी दिया गया था, उस चार्ट को पढ़ लेंगे, ग्रुप में होगा ऊपर वो चार्ट। हम वृष लग्न की बात करेंगे। वृष राशि, वृष राशि जो है वो दूसरी राशि है वचक्र की। ये होती है 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री तक आपने जान लिया, 0 से 30 डिग्री मेष होती है। 30 डिग्री के बाद और 60 डिग्री तक होती है। इसमें आपने जाना था कि मेष में जो है अश्विनी नक्षत्र आता है और भरणी नक्षत्र आता है और कृतिका नक्षत्र का एक चरण आता है। 3 नक्षत्र चरण जो कृतिका के बच जाते हैं, कृतिका के बचे हुए 3 चरण, 3 डिग्री 20 मिनट के, 3 डिग्री 20 मिनट के, 3 डिग्री 20 मिनट के 3 चरण प्लस रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा के नक्षत्र के चारों चरण, ये 3 हो गए चारों चरण। और इसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र के बाद आता है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं, बाकी 2 चरण अगली राशि में चले जाते हैं। तो ये 3 चरण कृतिका नक्षत्र के बचे हुए और 4 चरण रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का है उसके बचे हुए और 2 चरण मृगशिरा के। इनको मिला के ये 9 चरणों से बनता है। हर राशि 9 चरणों के से बनती है, ये भी 9 चरणों से बनता है। तो इसको कहते हैं वृष राशि। ये दूसरी राशि है। अगर चंद्रमा की ये उच्च राशि है। आपको मैंने बताया था कि कुंडली में अतुल जी अभी भी कुछ पूछ रहा है। प्लीज आप लोग प्लीज समझा कीजिए, क्लास जब चलती है तो उस क्लास से संबंधित हर क्लास का एक, अगर मैंने भाव के बारे में आपको न बताया होता तो मैं रिग्रेट फील करके आज की क्लास उसी पे चलाता। लेकिन चूंकि पहले बता दिया गया है, ये आपकी लापरवाही है अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूं एक बार और।
ये फिर मैं आपको कहता हूँ, ये फरमाइशी डांस का प्रोग्राम नहीं है कि आप मुझसे कहेंगे कि आज फिर वही क्या नाम है नमक इश्क का गा दीजिए। नहीं, आपने पहले नमक इश्क का गा दिया है, पहले आप देख लीजिएगा उसको जाके। ठीक है, तो वृष राशि में मैंने बताया था चंद्रमा जो है भचक्र में 33 डिग्री पे उच्च का होता है परम उच्चमान है, तो 30 डिग्री तो मेष राशि में चले जाते हैं, यानी कि वृष राशि में 3 डिग्री पे चंद्रमा जो है वो उच्च का होता है। आपको ये भी पहले बताया जा चुका है, चंद्रमा 3 डिग्री पे उच्च का होता है और वृश्चिक में 3 डिग्री पे नीच का होता है। तो इसी राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। इसके अलावा इसी राशि में चंद्रमा मूल त्रिकोण पे भी होता है। मूल त्रिकोण के बारे में आगे मैं बता दूंगा आपको। हर ग्रह का एक मूल त्रिकोण राशि होती है और एक उसकी अगर दूसरी कोई राशि हो तो होती है। जैसे सूर्य की सिंह ही मूल त्रिकोण राशि है और सिंह ही उसकी राशि है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिनकी मूल त्रिकोण राशि दूसरी होती है। तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है और चंद्रमा इसी राशि में 3 डिग्री पे उच्च का होता है, मतलब भचक्र में 33 डिग्री का उच्च का होता है। तो अगर चंद्रमा इस राशि में है तो उच्च का है। मेरी कुंडली में इसी राशि में चंद्रमा है, 6 डिग्री पे है, मतलब इस कृतिका के पहले चरण में 3 डिग्री 20 मिनट तक नहीं, कृतिका का तीसरे चरण में, ये चौथे चरण में, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। हाँ, इसमें 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला चरण होता है, 6 डिग्री 40 मिनट तक पहला चरण तो पिछली राशि में बीत गया है, 3 डिग्री 20 मिनट तक दूसरा चरण, 6 डिग्री 40 मिनट तक तीसरा चरण और 10 डिग्री तक 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री के बीच में ये तीसरा चरण। 3 चरण इसमें होते हैं। मेरा दूसरे चरण में जन्म है या तीसरे चरण में जन्म है, कृतिका 3 में 6 डिग्री का चंद्रमा। इसके बाद चौथा चरण शुरू होता है। 10 डिग्री के बाद बच गया 20 डिग्री, तो 20 डिग्री में 4 ये होता है, 4 ये 13 डिग्री 20 मिनट का, 2 ये होते हैं 6 डिग्री 40 मिनट। कैलकुलेशन आप धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा उसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वृष लग्न के बारे में बता दूं, चंद्रमा आप समझ गए, कहीं भी कुंडली में मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, यहाँ दूसरी राशि पड़ती है, ये 9-8 को भूल जाइए, ये भाव के नाम है, भाव की संख्या है। मान लीजिए यहाँ वृष राशि कुंडली में पड़ती है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा उच्च का है और आपकी राशि जो है वो वृष राशि है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि होती है। तो आप समझ गए कि चंद्रमा अगर आपका 2 है, जिस राशि में लिखा है वहां पे 2 लिखा है, तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा उच्च का है। ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको जानना है। ये आपने डिसाइड किया है कि ये फर्स्ट हाउस है या सेकंड हाउस है। राशि का नंबर लिखा होता है कुंडली में। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली वृष लग्न की है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था तो पूर्व में वृष राशि दिखती है। इस समय सूर्य देखिए तुला में है। तुला में मैं बताता हूं, वृष राशि होगी तो आपका अगर पूर्व में, तो आपका जो लग्न होगा वृष होगा, यहां मिथुन होगी, यहां कर्क होगी, यहां सिंह होगी, यहां कन्या होगी, यहां तुला होगी, यहां वृश्चिक, यहां पे धनु और यहां पे मकर, यहां पे कुंभ, यहां पे मीन और यहां पे होगी मेष राशि, पहली राशि। अभी सूर्य जो है वो तुला राशि में है, जैसा मैंने आपको बताया है। तो वृष लग्न का उदय कब होगा? शाम को सूर्योदय के 12 घंटे बाद सूर्य यहां होगा और 14 घंटे बाद यहां होगा, मतलब 13-14 घंटे बाद, मतलब 6 बजे अगर सूर्योदय होता है तो उसके 13-14 घंटे बाद यहां पे सूर्य आ जाएगा। 2 घंटे बाद यहाँ, 4 घंटे बाद यहाँ, 6 घंटे बाद यहाँ, 8 घंटे बाद यहाँ, 10 घंटे बाद यहाँ, 12 घंटे बाद यहाँ, 14 घंटे, ये एवरेज आइडिया है। 13-14 घंटे बाद सूर्य यहाँ होगा, यानी कि 6 बजे अगर सूर्योदय हुआ है तो शाम को 8 बजे करीब वृष लग्न का इस समय उदय होगा। यहाँ पे आज के डेट में शाम को 7 बजे के 7:30 बजे के आसपास वृष लग्न का उदय होगा। तो वृष लग्न होगा उस जातक का, ठीक है। तो वृष लग्न का अगर उदय होगा तो जातक की
कुंडली पे इस लग्न का क्या इन्फ्लुएंस होगा ये मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए पहले हमने आपको बताया कि 3 भाव इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पहले इनके स्वामियों की बात करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है कुंडली। लग्नेश मतलब इस भाव का स्वामी, पंचमेश मतलब इस भाव का स्वामी, और भाग्येश मतलब इस भाव का स्वामी। अब आप समझिए कि जैसे मैंने ग्रहों की मित्रता शत्रुता के बारे में बताया था, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये चारों एक वर्ग के हैं। बुध, शुक्र, शनि एक वर्ग के हैं। उसमें बुध दोनों वर्गों में कुछ कॉमन फ्रेंडशिप रखता है, लेकिन बुध, शुक्र, शनि एक वर्ग के हैं। तो कोई भी कुंडली आप देखेंगे तो उसके त्रिकोण एक ही वर्ग के रहेंगे। जैसे कल आपने मेष की कुंडली देखी थी, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 9 था, यानी कि मंगल, सूर्य और गुरु और चंद्रमा मित्र था, यहाँ पे था। अभी आप दूसरे लग्न में हैं, अभी आप शुक्र के लग्न में हैं। तो शुक्र के मित्र ग्रह कौन से हैं? जैसे बताया आपको, गुरु है, शनि है, बुध है, राहु की थोड़ी मित्रता रखता है। तो अगर इसका मालिक शुक्र है, अगर क्या है ही, दूसरी राशि जो वृष राशि है उसका स्वामी शुक्र है, तो यहाँ पे बुध है, बुध इस भाव का स्वामी हो गया, शनि इस भाव का स्वामी हो गया, दोनों इसके मित्र ग्रह इसके त्रिकोण के स्वामी हो गए, और शनि इसका भी स्वामी है। मतलब आप सोचिए कि शनि इसका भी स्वामी, इसका भी, अब बुध इसका भी स्वामी है और इसका भी स्वामी है। मतलब कुटुंब भाव का, वाणी के भाव का भी स्वामी है, और पंचम भाव का, संतान, विद्या इत्यादि के भाव का भी स्वामी है। शनि जो है वो भाग्य भाव का स्वामी है और कर्म भाव का भी स्वामी है। इसके साथ ही शुक्र जो है इस भाव का भी, रोग ऋण शत्रु का भी स्वामी है, ये भी उसी की राशि है। मंगल के बारे में देखिए। अच्छा, दूसरा चंद्रमा के बारे, चंद्रमा इस भाव का स्वामी होता है। इसमें तीसरे भाव का, चौथी राशि कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, इस भाव का स्वामी चंद्रमा है। ये जो चौथा भाव है सुख भाव, जहां पे 5वीं राशि पड़ती है, इसका स्वामी सूर्य है। और मंगल देखिए इसका भी स्वामी है। मंगल इसके 12वें भाव का स्वामी है, और मंगल प्रमुख मार्केश है। प्रमुख मारक भाव जो 7वां भाव है उसका भी स्वामी है। मंगल 2 प्रमुख, एक मारक भाव का स्वामी, एक बहुत त्रिक भाव का स्वामी, जो 6, 8, 12 को त्रिक भाव, खराब भाव मानते हैं। इन दोनों के स्वामित्व की वजह से मंगल बहुत मारक, चूंकि एक क्रूर ग्रह है, वो उसकी प्रकृति क्रूर है और उस मारक भाव का स्वामी है, तो मंगल इस लग्न में बहुत मारक ग्रह है। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो सही बन रहा है नहीं। ठीक है, तो मंगल का स्वामी तो यहां खराब है, आपने देख लिया। गुरु आप जानते हैं शुक्र का परम शत्रु, हालांकि दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन ऐसी माइथोलॉजी के हिसाब से भी देखिए वो देव गुरु हैं, वो दैत्य गुरु हैं, और कुंडली के हिसाब से भी देखिए वो सतोगुण प्रवृत्ति का ग्रह है, और ये रजोगुण है शुक्र के अंदर, और बृहस्पति के अंदर सतोगुण है। तो इन दोनों में इतना नेचुरल डिफरेंस है, शुभ ग्रह होने के बावजूद, नेचुरल शुभ ग्रह होने के बावजूद दोनों की प्रकृति में इतना अंतर है कि उसका परम शत्रु है। तो अब ये देखिए, इस सबसे खराब भाव का स्वामी है गुरु, अष्टम भाव का, और दूसरे सबसे खराब भाव का स्वामी है इसका भी, गलत, और इसका भी स्वामी है आय भाव का। अब आप मटेरियलिस्टिक तरीके से देखें, भौतिक गुण समझें, तो ये जो 12वां भाव और ये जो 11वां भाव है, जहां 12वीं राशि पड़ती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थ का भाव है। लेकिन इसके बावजूद ये
कुंडली का त्रिषडाय भाव जो होता है वो खराब भाव माना जाता है। मतलब ये आपको धन तो देगा, लेकिन जैसे पहले जब कुंडली का जो विज्ञान शुरू हुआ है तो उसमें उस समय काल में पैसे को एक हेय दृष्टि से देखा जाता। पैसा ज्ञान प्रधान युग था। तो इन अर्थ के भावों को, जैसे ये भाव देखिए अर्थ से संबंधित है, ये दूसरा भाव, ये भाव भी अर्थ से संबंधित, कॉम्पिटिटिव सक्सेस से, ये भी इन सब भाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। तो 12वां भाव कहने को तो आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा है, लाभ से संबंधित भाव, इच्छा पूर्ति का भाव। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि डालें उस पर तो वो भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो गुरु इन दोनों भावों का स्वामी होने के कारण और लग्नेश का शत्रु होने के कारण नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है इस कुंडली में। फिर भी गुरु अगर मजबूत है तो लाभ आपका मजबूत होगा। ये जो शोध इत्यादि से संबंधित भाव है इसके फल मजबूत होंगे, वो अच्छा रिसर्चर हो सकता है ऐसा छात्र। तो ये जो 7 प्रमुख ग्रह हैं उनके बारे में बता दिया। राहु केतु के बारे में बता दूं, इन्हीं 3 भाव में अच्छे होते हैं सामान्यतः। त्रिषडाय यहाँ पे बैठे रहेंगे तो अच्छे होंगे। तो राहु केतु को वैसे भी छाया ग्रह मानते हैं। तो हम कारक ग्रहों की बात अभी हमने की है। तो अब आप फल भी समझ लीजिए। सूर्य ये केंद्र का स्वामी है। पहले सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य केंद्र का स्वामी है। आपको मैंने बताया केंद्र का स्वामी अगर क्रूर ग्रह हो, सूर्य क्रूर ग्रह तो अच्छे फल देता है। सूर्य इसमें केंद्र का स्वामी होने के कारण थोड़े अच्छे फल देता है। हालांकि ये लग्नेश का परम शत्रु है शुक्र का। किसी की राशि में नीच भी होता है, तुला राशि में यहाँ पे नीच होता है। लेकिन चूंकि ये एक केंद्र का स्वामी क्रूर ग्रह है इसलिए अच्छे फल देता है। मंगल भी कुछ मामलों में अच्छे फल देता है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज्यादा क्रूर है। केंद्र का स्वामी है लेकिन ज्यादा क्रूर होने की वजह से इसकी प्लेसमेंट महत्वपूर्ण होती है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से मंगल का फल बता देंगे। सूर्य अगर यहां हो तो थोड़ा ठीक है, गृहस्थी का सुख खराब करता है। यहां पे हो तो ज्यादा अच्छा है, दिग्बली हो जाता है सूर्य वहां। ऐसे जातक का दोपहर में जन्म होगा, दिग्बली सूर्य होगा। सूर्य अगर इसके अलावा कुंडली में अगर यहां हो तो कुछ अच्छे फल देता है। भाग्य भाव में पिता के भाव में पिता का कारक है सूर्य, अच्छे फल देता है। यहां हो तो कुछ ठीक फल देता है, ज्यादा अच्छे नहीं। कुछ ठीक इसलिए कि मित्र की राशि में पंचम का सूर्य वैसे मिश्रित फल देता है। बाकी सूर्य कुंडली में अधिकतर खराब फल देने वाला होता है वृष लग्न के। दूसरा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा इस भाव का स्वामी है। तीसरे भाव का स्वामी कभी भी अच्छा नहीं होता। तो चंद्रमा इस कुंडली में अच्छे फल नहीं देता है, सम तरह के फल देता है, न अच्छे फल देता है न बुरे फल देता है। स्थिति के हिसाब से अगर अच्छी दृष्टि में रहेगा, शुभ प्रभाव में रहेगा तो अच्छा फल देगा, नहीं देगा। तीसरा ग्रह मंगल है। मंगल के बारे में थोड़ा जान लीजिए विस्तार से। मंगल इस कुंडली में इस भाव और इस भाव का स्वामी है। मंगल यहाँ 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 और यहाँ बैठता है। आप जानते हैं पहले भाव चौथे भाव, पहले चौथे 7वें 8वें 12वें में बैठता है तो मांगलिक होता है जातक। तो मंगल अगर इन चारों भावों में बैठा है तो जातक मांगलिक हो गया। मंगल अगर यहाँ पे बैठा है ना अपनी ही राशि में तो परम मारक हो जाता है, उसका मारकत्व तो बढ़ जाता है, वो वैवाहिक जीवन को बहुत खराब करता है। मंगल अगर यहाँ बैठ गया तो जातक मांगलिक होता है लेकिन फल कम खराब होते हैं। क्यों होते हैं उसका कारण मैं अभी बता देता हूँ। और मंगल अगर यहाँ बैठ गया तो भी उसके फल खराब होते हैं अपनी राशि में होने की वजह से। कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ खराब भी। फलों के बारे में अलग से हम वो करेंगे, आप बस प्लेसमेंट जानिए। लेकिन मंगल अगर यहाँ बैठ गया तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि एक तो ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, ऋण का कारक है मंगल। दूसरा मंगल यहाँ पे अगर बैठा हो तो एक विपरीत राज्यों के बारे में कल मैंने आपको बताया था। 6 8 12 के स्वामी अगर 6 8 12 में बैठे हों, क्रूर ग्रह हों, लग्नेश के शत्रु हों तो विपरीत राजयोग बनाते हैं।
छठे का स्वामी अगर कहीं बैठा हो तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनाता है। आठवें का स्वामी बैठा हो तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनाता है। और 12वें का स्वामी कहीं बैठा हो तो विमल नामक विपरीत राजयोग। तो यहाँ मंगल 12वें का स्वामी है, विमल विपरीत राजयोग ये बनाएगा यहाँ बैठ के। तो यहाँ बैठेगा तो सबसे कम फल देगा अपनी राशि में। यहाँ बैठेगा तो भी सबसे कम फल देगा, क्योंकि एक तो मांगलिक अष्ट मांगलिक बना देगा जातक को, दूसरे अपने मित्र की राशि में, यहाँ पे अपनी राशि में बैठा है कम खराब है, यहाँ अपने मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो भी कम खराब है, इसलिए विपरीत राजयोग के कम फल देगा। लेकिन यहां अगर बैठ गया है छठे भाव में तो इसका कारक भी है मंगल। अगर छठे भाव में बैठा हुआ मंगल अगर शत्रु की राशि में, शुक्र की राशि में बैठा है और 12वें भाव का स्वामी, तो बहुत बलवान विमल नामक विपरीत राजयोग बनाता है। ऐसा व्यक्ति विमल विपरीत राजयोग नाम है इसका। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा फाइनेंसर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मालिक हो सकता है, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम हो सकता है उसका, बहुत अच्छा मनी लेंडर हो सकता है, बहुत जैसे एक मठाधीश हो सकता है, सामाजिक छवि दबंग जैसी हो सकती है, शत्रुघ्नता होता है ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ मंगल बैठा हो तो वृष लग्न में। तो ये मंगल का फल हो गया। बाकी मंगल यहाँ पे बैठा हो उच्च का तो फल तो अच्छे देता है, लेकिन वैवाहिक जीवन को थोड़ी सी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ मंगल बैठा हो वृष लग्न में तो बहुत संभव है कि ऐसे व्यक्ति या इस भाव पे मंगल की दृष्टि हो कहीं से, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी जो होता है हो सकता है वो बहुत अच्छा नौकरी पेशा हो सकता है। स्त्री हो तो उसका पति, पति हो तो उसकी पत्नी, वो नौकरी पेशा हो सकती है, या फिर ससुराल बहुत मजबूत हो सकती है, या फिर विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी मतलब धन प्राप्ति हो सकती है, ससुराल से कभी कभी धन मिल जाता है। तो मंगल यहाँ प्लेसमेंट अच्छी है। मंगल की यहाँ प्लेसमेंट आप जानते हैं दसम भाव में हमेशा अच्छी होती है, ये उच्च राशि है दसम भाव। यहाँ पे भी मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, आप जानते हैं त्रिशराय में मंगल अच्छा फल देता है। यहाँ पे मंगल नीच हो जाता है लेकिन तीसरे भाव में मिश्रित फल देता है। भाग्योदय 28 के बाद कराता है, लेकिन भाई बहनों से संबंध खराब कर देता है अगर यहाँ मंगल बैठा हो तो, चौथे राशि में, नीचे राशि में अपने। तो मंगल के ये फल हो गए। बुध के बारे में जान लीजिए। बुध इस भाव और पंचम भाव का स्वामी है, लग्नेश का अति मित्र है। हालांकि ये मारक भाव है, लेकिन पंचमेश को मारक का भी दोष नहीं लगता है। तो पंचमेश और इस भाव धन भाव दो प्रमुख भाव का स्वामी होने के कारण बुध भी बहुत कार्य कर रहा है। और बुध अगर इस कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में हो, जैसे कि यहां पे बैठा हो, उच्च का हो, यहां पे बैठा हो, इस भाव में भले नीच का होकर बैठा हो, लाभ भाव में, धनेश लाभ भाव में बैठे हो तो बहुत अच्छे फल देता है। यहाँ पे बुध अच्छे कम थोड़े फल देता है। यहाँ पे बुध अगर बैठा हो तो पांचवें भाव का स्वामी अपने स्थान से पांचवें जाके भावती भाव सिद्धांत के आधार पर बहुत अच्छे फल देता है। 10वें भाव में बैठा हो तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा बैंकर या बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, सीए हो सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ बुध भी अच्छे फल देता है। बुध यहाँ न बैठा हो और यहाँ न बैठा हो, इन दो जगहों पे न बैठा हो तो कुंडली में कहीं भी बैठा रहे अच्छा फल देता है। अब बुध के बाद शुक्र, गुरु के बारे में मैंने बता दिया कि गुरु इन दोनों भावों का स्वामी हो, ज्यादातर खराब ही फल देता है, लेकिन शुभ ग्रह है इसलिए बहुत ऐसे विनाशकारी परिणाम नहीं देता है, मिश्रित परिणाम देने लगता है। बुध शुक्र गुरु हो गया। शुक्र के बारे में जानिए। शुक्र लग्नेश इस भाव का स्वामी है। ये भाव खराब है लेकिन फिर भी लग्नेश को इस सब भावों का स्वामी होने का दोष नहीं होता। जैसे शनि यहाँ पे अगर 11 होगा तो यहाँ 10 होगा, शनि दोनों का मालिक होगा। मतलब अगर कुंभ लग्न होगा तो 12वें भाव का भी स्वामी शनि होगा, लेकिन उसको दोष नहीं मिलेगा 12वें भाव को। तो शुक्र इन दोनों भाव का स्वामी होने के बावजूद शुक्र अच्छे फल देने वाला ग्रह है, क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश को हमेशा अच्छे फल देता है। और उसके बाद शनि की बात करें, शनि इस कुंडली का सबसे कार्य ग्रह है। शनि इस भाव का स्वामी है, इस भाव का दो, एक केंद्र एक त्रिकोण, एक केंद्र एक त्रिकोण, और भी सबसे शक्तिशाली त्रिकोण का स्वामी।
सबसे शक्तिशाली केंद्र का स्वामी, इन दोनों का स्वामी होने के कारण शनि इस लग्न में सबसे कारक ग्रह है। शनि यहाँ बैठ के उच्च का हो जाए तो बहुत भाग्यवान होता है ऐसा जातक। शनि यहाँ बैठ जाए तो बहुत आय होती है ऐसे जातक की। शनि यहाँ भी बैठ जाए तो बहुत पराक्रमी और बहुत मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ बैठ जाए तो भी बहुत अच्छे फल देता है। तो शनि इस कुंडली में सबसे अच्छे फल देने वाला ग्रह है। हमारे चार्ट में बताएंगे, बाकी ग्रहों के फलादेश को हम बाद में बताएंगे। तो पहला कारक ग्रह, सबसे कारक ग्रह है शनि इस कुंडली का, सबसे कारक फर्स्ट। और दूसरा कारक ग्रह है बुध, क्योंकि पंचम भाव के साथ धन भाव का भी स्वामी है, मटेरियलिस्टिक युग है ये। बुध सबसे अच्छा कारक दूसरे नंबर पे, स्वभावतः शुभ है, इस कुंडली में शुभ है तो शुभ ही होता है। तो बुध दूसरा कारक ग्रह है। और शुक्र लग्नेश होने के कारण तीसरा कारक ग्रह है। इसको छोड़ तो सकते नहीं है किसी भी कॉम्बिनेशन में। शुक्र, जैसे आप मान लीजिए शनि का स्टोन पहनते हैं तो भी आपको शुक्र का पहनना चाहिए, आप बुध का पहनते हैं तो भी आपको शुक्र का पहनना चाहिए। जैसे कोई हम स्टोन मान लीजिए पहनते हैं ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जी भी समय समय पर होती है। तो लग्नेश का रत्न पहनने के साथ अगर आप किसी ग्रह का रत्न पहनते हैं तो उसकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो आपकी रक्षा करता है। तो शुक्र को छोड़ के नहीं चल सकते हैं, ये तीसरा सबसे कारक ग्रह है कुंडली का। और कारक ग्रहों की बात की जाए तो सूर्य भी एक कारक ग्रह समझ लीजिए, चंद्रमा भी थोड़ा बहुत कारक समझ लीजिए, गुरु समझ लीजिए, और मंगल इस कुंडली का मार्केश है, बुरा ग्रह है, असली गब्बर सिंह यही है। लेकिन और ये पूर्ण मार्केश है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, इसलिए मारक होने के लिए किसी की सहायता भी नहीं ले रहा, स्वयं मारक का कार्य करता है। जैसे मेष लग्न में मैंने बताया था कि शुक्र मार्केश है, लेकिन चूंकि स्वभाव से शुभ है इसलिए उसको मारक बनने के लिए भी किसी सहायता चाहिए। लेकिन मंगल को किसी की सहायता नहीं, उसको खुद बहुत पर्याप्त है परेशान करने के लिए। लेकिन मंगल यहाँ हो तो अच्छा है। मंगल कहाँ कहाँ मंगलिक होता बता दिया हम। तो ये 5-7 प्रमुख ग्रह थे। अभी 10 लग्नों के बारे में बताना है, जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करते हैं। इसके बाद फिर इन लग्नों को दोबारा रिपीट करेंगे। पहले आप इन लग्नों का बेसिक समझ जाएं, उसके बाद इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो उसमें ग्रहों के विस्तृत फल बताऊंगा। जैसे शनि कहाँ पे, हाँ शनि के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे शनि नीच का होता है, यहाँ पे अच्छे फल नहीं देता इस कुंडली में। शनि यहाँ पे अच्छे फल देता है, यहाँ पे भी अच्छे फल देता है, यहाँ पे अच्छे फल नहीं देता है। चौथे भाव में शनि अक्सर अच्छे फल नहीं देता है। सूर्य की राशि में है, हालांकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, राजयोग होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति का जो ओल्ड एज होती है, बुढ़ापा होती है, वो बड़ी कष्टकर होती है। यहाँ पे शनि अच्छे फल देता है, लेकिन संतान में विलंब कराएगा। कभी कभी बेटा जो है 7 साल बाद पैदा होता है। यहाँ पे शनि बहुत अच्छे फल देता है, मैंने बताया। यहाँ पे शनि दिग्बली हो जाता है, क्रूर ग्रह दिग्बली होकर कभी भी अच्छे फल नहीं देता। यहाँ पे शनि अगर बैठेगा तो विवाह में विलंब कराएगा, विवाह में सेपरेशन की आशंका देगा। यहाँ पे अगर शनि बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत दीर्घायु होता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम्स हमेशा, उसको खासकर न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अच्छा यहाँ पे शनि बैठा है तो अपने भाव से 12वें हो गया तो कभी कभी भाग्य कम काम करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीर रिसर्चर, प्रोफेसर हो सकता है, कोई किसी रिसर्च का हेड हो सकता है, क्योंकि रिसर्च के भाव में शनि अगर बैठ गया तो भाव वृद्धि, गुरु के घर में भाव वृद्धि करता है। यहाँ पे शनि अत्यंत बलवान, यहाँ पे शनि अत्यंत बलवान, यहाँ पे भी शनि बलवान, और यहाँ पे शनि चूंकि नीच राशि है उसकी, इसलिए परेशान करता है। नीच भंग हो तो बात अलग। तो ये वृष लग्न का सामान्य फलादेश है। इसके बारे में आपको मैं टेक्स्ट मैंने दिया है, उसको आप पढ़ लें। फिर रिपीट क्लास जब होगी तो उसमें विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा।